हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन सबसे शीघ्र पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो आज हम लोग क्लास 7 थर्ड समेटिव एवोल्यूशन पेपर है आपका ज्योग्राफी का। इस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी सबसे पहले इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखिए। तत्पश्चात एक तरह से कहा जाए तो हम लोग उन उत्तर को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखते हैं। तो निम्नलिखित का सटीक शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। निम्नलिखित सटीक शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिर उसके बाद देखिएगा सही मिलान करना है आपका। फिर उसके बाद आपका किन्हीं 5 प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देना है। ये प्रश्नों को पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ से आपका ये प्रश्न का उत्तर शुरू हुआ। तो दिया है कि निम्नलिखित का सटीक शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। विश्व का शीतलतम स्थान डैश है, तो हो जाएगा मोहनसिंह राम। यहाँ राय लिखा हुआ है, मोहनसिंह राम थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक। आगे विश्व की सर्वोच्च चोटी तो एवरेस्ट है। एशिया एवं यूरोप के बीच डैश नदी है, तो उसका नाम है यूराल नदी। जापान की राजधानी है क्या, तो टोक्यो। विश्व का छत के पठार को कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। आगे आपका सही मिलान करना है। याकोहामा तो जापान का एक द्वीप है। मोहनसिंह तो ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और एटना तो ज्वालामुखी पर्वत। जोकोवाबार तो ये विश्व का उष्णतम स्थान है, सबसे ज़्यादा गर्मी यही होती है। और एंडीज पर्वत ये मोरदार पर्वत के अंतर्गत है, ठीक। आगे देखिएगा किन्हीं 5 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने हैं। उससे पहले आप सभी को ये बता देना अति आवश्यक है कि इस प्रश्न पत्र का जो उत्तर लिखी है उस छात्रा का नाम नंदिनी कुमारी यादव है, जो क्लास 7 की है। उन्होंने ही अपने अथक मेहनत के दम पर इन सारे प्रश्नों को सॉल्व की है। तो आप सभी उनके लिए एक कमेंट कीजिए, एक लाइक कीजिए ताकि उनका भी उत्साह बढ़े, साथ साथ हमारा भी बढ़े। तो पठार से अब क्या समझते हो? तो ऊंचाई, बनावट और विशेषता के आधार पर पृथ्वी पर भू प्रकृति यानी बताया गया ऊंचाई, बनावट और विशेषता के आधार पर पृथ्वी पर 3 तरह के भू स्वरूप दिखाई देते हैं। भूपृष्ठ का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है वो तो पर्वत कहलाता है, और जो औसतः ऊंचा हो तो पठार कहा जाता है, और जो सबसे नीचा होता है उसको समतल यानी मैदान कहा जाता है, ठीक। तो बाकी आपको इन्होंने तो ऐसे तीनों का उत्तर दे दिया है, पर आपको क्या करना है, उनकी जितनी बुद्धि, कोई बात नहीं, जो भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि लिखना है कि भूपर्थ का वह भाग जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से ज़्यादा, 900 मीटर से कम, ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं पठार, ठीक। ऐसे क्षेत्र को ही पठार कहा जाता है। जिनकी ऊंचाई हमने क्या बोला, जिनकी ऊंचाई 300 से ज़्यादा हो और 900 से कम हो, तो ऐसे क्षेत्र को आप लोग पठार कहिए, ठीक। थोड़ा सा सुधार लीजिए। मैदान किसे कहते हैं,
तो साधारणतः समतल एवं चौरस भूभाग जिसमें क्रमिक ढाल होता है उसी को तो मैदान कहा जाता है। मुर्दार पर्वत जब दो कठोर प्लेटें आपस में टकराती है तो उनके दबाव से परतदार चट्टान के बीच का जो भाग है ना वो मुड़कर ऊपर उठने लगता है ऐसे। ठीक, तो ये मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। ये हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज और भी इत्यादि मुर्दार पर्वत के उदाहरण हैं। आगे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं उसकी ऊंचाई बताना है। तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है माउंट एवरेस्ट और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ठीक, एशिया के उत्तर में बहने वाली दो नदियों का नाम बताना है। योब नदी और लेना नदी। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी उत्तर गलत हो तो उसका कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ यहाँ का उत्तर गलत है, उसका ये आंसर सही होगा। ठीक, छोटी सी बच्ची है जिसने जितना अपना कोशिश की है। एशिया के दीर्घतम नदी का नाम क्या नाम है? तो यागजा नदी। पर यहाँ पर थोड़ा सा गलत हमें लग रहा है। एशिया की जो सबसे लंबी नदी होती है उसका नाम यांगसिंग क्यांग होता है जी। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एशिया के दो बार इन्होंने प्रश्न को उतार दी है, थोड़ा सा हमें डाउट जा रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। फिर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोग प्रश्न पत्र को देखिए, अगर कहीं गलत हो तो छोटा बच्ची समझ कर माफ़ कीजिए और उन प्रश्नों को अपने कॉपी में अपने से सुधार लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर पठार कितने प्रकार के? तो उत्पत्ति के आधार पर पठार 3 प्रकार के होते हैं, जलोढ़ पठार, लावा पठार और लोयस पठार। यहाँ पर इन्होंने मैदान के बारे में लिख दिया है। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, ये इनका पूरा गलत है। ये क्वेश्चन को आप लोग मैदान कर दीजिएगा ताकि सुविधा रहेगा आपको समझने में। ये मैदान पर क्वेश्चन बना दिए कि मतलब कि मैदान कितने प्रकार के होते हैं और उस मैदान के बारे में आपको बतलाना है। ठीक, पूरा काटने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं, कभी हो सकता है पर्वत भी आता है, पठार भी आता है। तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा कन्वर्ट कर दीजिए कृपया कर प्लीज़। इसको आप लोग मैदान कर दीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर मैदान कितने प्रकार के उनका वर्णन करें। यहाँ पर आपके पर्वत के बारे में है, तो पर्वत वही जिसको हमने बतलाया कि भूपृष्ठ का वह भाग जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से ज़्यादा होती है उसी को हम लोग पर्वत कहते हैं। ये पर्वत कई तरह के हो सकते हैं, मुर्दार पर्वत ठीक बताया गया है। तो प्लेटों के भीषण दबाव के बीच में भूभाग पड़कर जो ऊपर उठने लगता है और ऐसे पर्वत की जो सृष्टि होती है उसी को मुर्दार पर्वत कहते हैं। और दूसरा एक होता है कि दूसरे प्रकार के पर्वत को अभ्रंश पर्वत कहा जाता है। भू आलोड़न के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर कई प्रकार के अभ्रंश दरार भी पड़ती है। इन्होंने पूरा क्वेश्चन को ही जो किताब में मिला है उसी को उतार दिया। आप लोग इसको छांटने का कोशिश कीजिए इनकी जितनी बुद्धि, पर ऐसा ये उत्तर नहीं होता है जी। फिर से हम इसका खंडन करते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के फूटने से प्रचुर मात्रा में जो लावा बाहर निकलते हैं और उसी ज्वालामुखी जब उसी को मतलब ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होकर मतलब जो लावा धरती से तो मानो कि मेग्मा निकल रहा है और जैसे बाहर आए तो लावा हो जाता है। वही लावा जब
कई दिनों तक के जमने के उपरांत एक पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये त्रिकोणी शंकु की तरह होते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप लोग किलिमंजारो जापान का, फ्यूजियामा इंडोनेशिया का काकातोआ ये देख सकते हैं। यहाँ मैदान की उपयोगिता के बारे में दिया गया है। पृथ्वी का स्थल भाग जो अधिकांशतः समतल होता है, वह पृथ्वी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित समतल मैदान क्षेत्र पृथ्वी का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। एक अधिक नदी केंद्रित सभ्यताओं का विकास भी तो समतल मैदानी क्षेत्र में हुआ है। जनपद इसी समतल मैदानी क्षेत्र में स्थित है। विस्तृत उर्वर मैदानी क्षेत्र के कारण कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य सभी सुविधाएं यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए समतल मैदानी क्षेत्र पृथ्वी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। यांगसिंकियांग नदी में कृषि की उन्नति के क्या कारण हैं? तो नदी का प्रवाह मार्ग, संघनन, जनसंख्या पूर्ण और नदियों से निम्न प्रवाह की ओर निक्षेपण से समतल भूमि बने हैं। फलस्वरूप यहाँ कृषि और शिल्प की उन्नति हुई है। यांगसिंकियांग नदी को स्वर्ण किरण नदी भी कहा जाता है। यहाँ एशिया के दक्षिण के प्राचीन पठार का वर्णन करना है। यहाँ देख सकते हैं अरब का पठार, दक्षिणतम पठार, इंडोनेशिया चीन पठार। यहाँ एशिया के ज्वालामुखी, एशिया के वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र से अधिक गर्मी और अधिक वर्षा के कारण संघनन हरित पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोहगिनी, रोजवुड, आयरनवुड्स, आपनुस, रबर, कोक, सिंकोना आदि इस ज्वालामुखी प्रदेश में अधिक फल वाले पौधे जैसे जलपाई, अंगूर, नींबू पैदा होते हैं। इसके अलावा अन्य भी पौधे हैं जो काक, आक, जैतून, झाड़ी युक्त पौधे होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे। ये किताब से पूरा उतार दी है। ठीक, इस तरह से पेपर सॉल्व नहीं होता है, हम इसका खंडन करते हैं। आप लोग इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग प्रश्न पत्र उतार लीजिएगा, पर उत्तर कोशिश कीजिएगा। खासकर कहीं कहीं पर इनका मिस्टेक है, इसको अपनी भाषा में आप लोग लिखने का भरसक प्रयास कीजिएगा। तो अगर कोई त्रुटि हो तो माफ़ कीजिए। आप वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।